नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गणेश और एक बार पुनः उपस्थित हो आप सभी के समक्ष अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम 4 से लेकर 6 अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। और देखिए, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है 2025 की। इसके अलावा जापान की नई पीएम भी बन गई है, उनके बारे में भी जानेंगे, है ना। उसके बाद यूनेस्को के जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनकी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ कवर करने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा और शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है अभी, तो मेडिसिन के क्षेत्र में की गई है सबसे पहली, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मेडिसिन। उसके अलावा एक एक करके आपको भी सारे नोबेल पुरस्कार देखने को मिलेंगे। कुल 6 श्रेणियों में अलग अलग दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उपरोक्त सभी, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। किस किस को, नाम भी याद कर लेते हैं। 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है मैरी बंकरो, दूसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल और तीसरे हैं शिमोन साकागुची। ये वो 3 नाम हैं जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है नोबेल पुरस्कार से। ये तीनों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, है ना। ये जो 2 वैज्ञानिक हैं ये कहाँ से हैं? तो ये अमेरिका से आते हैं और एक जो दिखाई दे रहे हैं ये जापान से, ठीक। ये देखिए, अब तीनों के नाम याद रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और 6 में जो जितने भी वैज्ञानिक होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, नाम भी काफ़ी अटपटे होते हैं। तो चलिए आपके लिए ट्रिक बना देते हैं, ना। सबसे पहला नाम है मैरी, दूसरा नाम है फ्रेड और तीसरा नाम है शिमोन, ठीक। तो मैरी का फ्रेंड है शिमोन, ठीक। और मैरी जा रही है मेडिसिन लेने के लिए, किसके साथ? अपने फ्रेंड शिमोन के साथ, ठीक है। तो मैरी का फ्रेंड है शिमोन और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है ना। आप चाहें तो स्टिकी नोट्स पे पूरा नोबेल प्राइज़ की अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। 6 खाने बना लीजिए और नाम लिखना शुरू कर दीजिए और चिपका लीजिए दीवार पे, ठीक। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये किस क्षेत्र में, क्या किस खोज के लिए दिया गया है ये भी आप जान लीजिए। कभी कभी सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है। तो ये इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में इनके द्वारा जो खोज की गई है उसी के लिए इन्हें दिया गया है। अब ये क्या होता है इम्यून टॉलरेंस या प्रतिरक्षा सहनशीलता? तो जो आपकी इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही शरीर के जो ऊतक होते हैं उनको कैसे पहचानता है और उनको कैसे सुरक्षित रखता है, इसी के बारे में इन्होंने खोज की है और इन तीनों को सम्मानित किया गया। चलिए, अब हम नोबेल प्राइज़ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर नोबेल की बात हो रही है और उसी के बारे में ना जाने, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक। और किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है ना। इसीलिए इसका नाम जो है नोबेल पुरस्कार रखा गया है। और ये जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा डायनामाइट की भी आविष्कार किया गया था। चलिए, प्रारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और 6 अलग अलग श्रेणियों में ये दिया जाता है। कौन कौन सी? एक तो होगी मेडिसिन, दूसरी फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर लिटरेचर, फिर पीस और इकोनॉमिक्स। अब देखिए, ये जो होते हैं ना, बाकी सारे जो 5 पुरस्कार होते हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं, ठीक, स्टॉकहोम से। बाकी एक जो पुरस्कार होता है इकोनॉमिक्स का, ये कहाँ से दिया जाता है? तो ये ओस्लो से दिया जाता है, ठीक। ओस्लो जो नॉर्वे में ओस्लो से, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है ना। तो भैया पहली बार हुआ है कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है जापान में। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है साने ताकाइची। ये नाम याद रखिएगा, पहली हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तस्वीर भी देख लीजिए, ठीक। अब देखिए, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे शिगेरू इशिबा, है ना। इशिबा थे पहले, लेकिन इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों? क्या कारण था इस्तीफ़ा देने का? तो भाई राजनीति, अमेरिका जो है उसके साथ काफ़ी बड़े पैमाने पर राजनीति का अस्थिरता थी और उसके अलावा जापान में मुद्रास्फीति भी एक प्रमुख कारण था। तो इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और नई प्रधानमंत्री के रूप में कौन आ गई? साने ताकाइची। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा घोषित नए बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है ना।
लेकिन एक और इन्होंने एक फैक्ट डाला है कि जो पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा अधिक है। पहली बात तो इन्होंने सूची बताई, दूसरा ये भी बता दिया कि भैया पिछले 20 वर्षों में इस बार जितनी शामिल किए गए बायोस्फीयर रिजर्व वो 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं। कितने हैं कुल? तो इस बार 26 शामिल किए गए हैं ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए ये जो है लगभग 142 कंट्रीज़ के अभी तक 785 स्थल शामिल हो चुके हैं, और इस बार जो लिस्ट जारी की है उसमें 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया है ना, जिसमें से एक भारत का भी किया गया है। कौन सा किया गया है? तो कोल्ड डेजर्ट किया गया है। ठीक, कौन सा किया गया है? कोल्ड डेजर्ट किया गया है, जो कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। और इसी के चलते अब भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए? तो 13। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरे जो 13 के 13 हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आई हूँ, वो भी एक बार आपको बता देती हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। पहला कौन सा है? तो नीलगिरी, दूसरा सुंदरवन, तीसरा नंदा देवी, ठीक, चौथा है नौकरेक, फिर पचमढ़ी, फिर सिमलीपाल, ठीक, फिर अचानकमार और अमरकंटक, उसके बाद ग्रेट निकोबार, फिर अगस्त्य मलाई, फिर कंचनजंगा, फिर मन्नार की खाड़ी, फिर पन्ना, और सबसे अंतिम जो अभी शामिल हुआ है वो है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश से। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि ये जो 13 के 13 है आपको मुझे बताना है कि किस राज्य से आते हैं। जैसे नीलगिरी कहाँ से आता है, उसके बाद सुंदरवन, एक एक आपको नाम लिखना है और उनके सामने उनके स्टेट लिखना है। ठीक, चलिए, या फिर और ये भी बताइएगा कि आपके स्टेट से कौन सा आता है, कितने आते हैं। ठीक, स्पेशली ये तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है ना? तो ये जो है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट ये 2025 की जारी हो गई है, और भारत से शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर है मुकेश अंबानी। ठीक, तस्वीर देखकर ही आप समझ गए होंगे, मुकेश अंबानी इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं। बाकी टॉप 10 में कौन है वो भी देख लेते हैं। तो पहले हैं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के, फिर गौतम अडानी और परिवार, उसके बाद रोशनी नाडर मल्होत्रा परिवार जो कि HCL, ठीक, ये जो है सारस पूनावाला और परिवार जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपने कोरोना के दौरान जो टीके लगवाए थे वो इन्हीं की कंपनी ने बनाए थे, ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए थे, साइरस पूनावाला की कंपनी के द्वारा। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला एवं परिवार है ना, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का है। फिर नीरज बजाज और परिवार हो गए जो कि बजाज ऑटो से। फिर दिलीप सांघवी जो कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिर अजीम प्रेम जी और परिवार जो कि विप्रो, और गोपीचंद हिंदुजा और परिवार जो कि हिंदुजा ग्रुप से है। और सबसे अंत में है राधा किशन दमानी परिवार एवेन्यू सुपरमार्ट जो डी मार्ट में आप जाकर सामान खरीदते हैं। ठीक, तो ये 10वें नंबर पर है। इस प्रकार से पूरी 10 की लिस्ट जारी करिए। टॉप 3 आपको पता होना चाहिए, पहले पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी और तीसरे पर रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक, तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा बिल्कुल विशेषकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में और जो टॉप पर है, ठीक है, पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा रिच है, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो कौन है? तो वो एलन मस्क, जिनकी कंपनी है स्पेसएक्स, है ना, और टेस्ला। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा उनके बारे में, तो याद रखिएगा कौन है। फोर्ब्स की लिस्ट में भी उनको शीर्ष स्थान दिया गया है, एलन मस्क को। चलिए अगला है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है अलग अलग संस्थानों का, जैसे ADB के द्वारा कितना घोषित किया गया है, या फिर RBI के द्वारा, या फिर IMF के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे ADB ने कितना किया है? तो ADB ने बोला है कि 6.5 जो है वो भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहने वाली है। कब के लिए? 2025-26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 6.5। अब देखिए ADB के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, अगर आया ही है जिक्र तो। एशियाई विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो मनीला, फिलीपींस में। इसके अलावा कुल कितने सदस्य देश हैं इसके? तो 68 हैं इसके अंतर्गत। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहायता और सामाजिक विकास के उद्देश्य से ही इसका गठन किया गया है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष का नाम है मासात्सुगु असकावा, है ना, ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी की वैल्यूएशन 500 अरब
डॉलर तक पहुंच गई है। कितनी? 500 अरब डॉलर। और कौन सी है वो कंपनी? तो ये है ओपन एआई। ठीक, ये देख के भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए ओपन एआई जो है इसी का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, जिसके बिना आजकल किसी का कोई काम नहीं चलता है और हर कोई जो है चैट जीपीटी का उपयोग करता है ना। एक विद्यार्थी के रूप में भी मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो ओपन एआई है ये इसकी जो वैल्यू है कितनी हो गई है? 500 अरब डॉलर हो चुकी है ना। और अगर ओपन एआई की बात करें तो ये जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। इसके अलावा इसके जो मुख्य उत्पादक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो चैट जीपीटी हो गया, उसके अलावा जो है डेल ई है ना, जीपीटी मॉडल, और ये कोडेक्स। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण है चैट जीपीटी। और एक जो चाइना का है वो है डिप्सिक। ठीक, ये चीज़ भी याद रखिएगा। सीईओ की बात करें तो सीईओ है सैम अल्टमैन, और जो संस्थापक है उसमें एलन मस्क भी शामिल है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई को बेहतर बनाना, मानव समाज के लिए एआई का योगदान और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक, तो सुरक्षित एआई तकनीकों का विकास करना। चलिए अगला है कि हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, है ना। तो कौन सी प्रतियोगिता? सबसे पहले तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जिसमें मीराबाई जो चानू हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब अगर प्रतियोगिता की बात हो तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई? तो ये जो प्रतियोगिता है ये नॉर्वे में हुई। ठीक, कहाँ पे हुई? नॉर्वे में हुई, नॉर्वे के फीडे में। ये चीज़ याद रखिएगा, फोर्डे में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो उन्होंने 48 केजी जो किलो वर्ग होता है उस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। इससे पहले मीराबाई चानू जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी रजत पदक विजेता रह चुकी हैं। ठीक, तस्वीर आपने देख ली होगी, ये है मीराबाई चानू। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है ना। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप हो रही है, विश्व कप हो रहा है 2025, इसमें मैं बता दूं आपको कि भारत शीर्ष पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इसका आयोजन भी भारत में ही किया जा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इस बार भारत में ही आयोजित की गई, है ना। तो कहाँ पे की गई? तो न्यू दिल्ली में की गई। ठीक, और कब से कब तक? तो 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 के बीच में आयोजित की गई, जिसमें शीर्ष तालिका पर कौन रहा? तो भारत रहा, है ना। और ISSF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक, मुख्य श्रेणियाँ क्या थी? तो ये जो शूटिंग से संबंधित थी तो इसके अंतर्गत पिस्तौल, राइफल और शॉटगन, ये सारी प्रतियोगिताएं इसमें शामिल थी। चलिए अगला है कि हाल ही में गुजरात तट के पास बने चक्रवाती तूफान शक्ति का नाम किस देश ने रखा है? तो क्या हमें पता चला कि गुजरात का जो तट है, ठीक, उसके पास में एक चक्रवाती तूफान आया जिसका नाम था शक्ति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो शक्ति चक्रवात आया है तो वो किस क्षेत्र में आया है? तो गुजरात के तट के पास आया है ना। और इसका नाम किसने रखा है? तो इसका नाम रखा है श्रीलंका के द्वारा। ठीक, श्रीलंका के द्वारा इसको शक्ति नाम दिया गया। ठीक, अब ये जो चक्रवात है ये देखिए अरब सागर की जो अरब सागर क्षेत्र है वहाँ पर है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, तो यहाँ पर जो है ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारी बंगाल की खाड़ी होती है ना, बंगाल की खाड़ी होगी। और ये वाला जो क्षेत्र होता है कौन सा? ये वाला, तो ये है हमारा अरब सागर। ठीक, अरब सागर। अब यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं ये इस प्रकार से, तो उनका जो इस तरीके का रुख होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, उसके बाद ये मुंबई वाला क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और ये जो चक्रवात शक्ति आया है इसने गुजरात का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे प्रभाव डाला है। और जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो ओडिशा पर, उसके बाद अगर हम देखें तो बंगाल पर, ठीक, इस प्रकार के इस क्षेत्र पर रहता है। तो ये जो शक्ति चक्रवात आया है उसका इस बार जो क्षेत्र है वो इस तरफ है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
चक्रवाती तूफान शक्ति, जिसका नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, और ये कब आया है तो 4 अक्टूबर 2025 को ये तूफान अरब सागर में, जैसा हमने देखा, ठीक, गुजरात के द्वारका के पश्चिम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लगभग 250 किलोमीटर दूर इसका विस्तार था, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसका, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो है 2025 का पहला क्षेत्रीय चक्रवात है जो अरब सागर क्षेत्र में बना है। तो 2025 का पहला चक्रवात है ये जो अरब सागर क्षेत्र में बना है, और इसका नाम क्या है, शक्ति है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और नामकरण में तूफान के प्रति सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक। तो ये जो है नामकरण इसीलिए रखा जाता है, ये इनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उसमें ध्वनि चेतावनी प्रणाली या AVAS जो है, ये प्रणाली है, उसको अनिवार्य करने का प्रस्ताव कब से लागू करने की योजना बनाई है, ठीक। तो हम जो है मतलब भारत सरकार जो है वो AVAS प्रणाली लागू करने वाली है, और कब से लागू करने वाली है तो ये अक्टूबर 2026 से लागू करने वाली है, यानी कि अगले साल से। अब ये क्या होता है ध्वनि चेतावनी प्रणाली, जैसे आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं ये बिल्कुल ना के बराबर आवाज़ करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपके पास से निकल गए। इस कारण से जो पैदल चलने वाले होते हैं या फिर जो साइकिल से चलने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास से कब कौन सा वाहन कितनी गति से निकल जाए तो दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है। और उसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने ये जो AVAS चेतावनी प्रणाली है, ध्वनि चेतावनी प्रणाली, ठीक, इसको लागू करने की घोषणा की है। अब इसके द्वारा क्या होगा कि जो वाहन होते हैं उससे एक निश्चित ध्वनि निकलना अनिवार्य है ताकि किसी भी व्यक्ति को पता चल जाए कि भैया एक वाहन आ रहा है, ऐसा नहीं हो कि कब निकल जाए और हमें पता भी नहीं चला है और हमें संभलने का मौका ही ना मिले, ठीक। तो ये प्रणाली लागू की गई है और अगले साल से जितने भी मॉडल बनेंगे अब इलेक्ट्रिक वाहन के उनमें एक निश्चित ध्वनि होनी ही चाहिए, है ना। तो ये है अक्टूबर 2026 से लागू होगा। और इसके अलावा जो मौजूदा मॉडल हैं उन पे 1 अक्टूबर 2027 यानी 2 साल के बाद से लागू होगा, ठीक। और जो नए मॉडल अब जितने भी बनेंगे वो 1 अक्टूबर 2026 से इस प्रणाली को अपने आप में लागू करेंगे ही, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि काफ़ी यात्रियों को समस्या आती है। चलिए अगला है कि 5 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, कब, 5 अक्टूबर को। और ये जो दिवस है ये है वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक। आप सबको पता होना चाहिए, है ना, एक विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई बच्चा कोचिंग करे ना करे लेकिन जीवन में एक मेंटोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, या तो आप खुद अपने जीवन का मेंटोर बने या फिर किसी ऐसे व्यक्ति, इसी योग्य व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दें जो आपको मेंटोर करें, और वही आपके जीवन का शिक्षक होता है। वो चाहे आपके माता पिता हों, आपके भाई बहन हों, दोस्त हों या कोई गुरु हो, ठीक। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि आज के समय में अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, लेकिन जब एक विद्यार्थी एक तैयार होता है ना, एक सच्चा विद्यार्थी बनने के लिए, तो यकीन मानिए उसके जीवन में गुरु खुद प्रकट होता है ना, अपने आप गुरु आ जाता है और उसको गाइड करने लगता है और वो उसके मुकाम तक पहुंच जाता है। तो हमेशा जो विद्यार्थी वाली क्वालिटी है ना सीखने की, उसको अपने आप अपने अंदर डेवलप करते चलिए, ठीक। तो देखिए वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और क्यों मनाया जाता है तो शिक्षा है उसके महत्व को उजागर करने के लिए, शिक्षकों के सम्मान में, है ना। और इसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1994 से 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में की गई, है ना। तो कब से की गई, 1994 से। और थीम क्या है इसकी, थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, सीधा सीधा थीम पूछ ली जाती है। तो क्या थीम है, द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू अ क्वालिफाइड टीचर, ठीक। तो ये इसकी थीम है, द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू अ क्वालिफाइड टीचर। चलिए, और जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके दे दिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, और इनको याद कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ये जो हमारा कंटेंट है वो आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर रहा है। और मैं जानती हूँ आप सबको बहुत पसंद आ रहा है करंट अफेयर। कुछ बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे डेली करंट अफेयर लाया जाए। तो अभी फ़िलहाल जो है
मैं एक दो दिन का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होता है उसको रिसर्च करके आपके लिए लेकर आती हूँ। और अभी जो है एक प्लान ये है कि अभी इस मंथ में जितनी भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं जितने भी पूरे साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे चर्चित महिलाएं हो गई, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, उन सबको कंप्लीट करवा देती हूँ। टॉप 500 क्वेश्चंस ये सारे हम इस मंथ में कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर रेगुलर जो करंट अफेयर है डेली बेसिस पे वो लाना शुरू करेंगे। और ये जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हर 2-2 दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ उसे मिस मत किया कीजिए, है ना। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और पीडीएफ के लिए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर में। धन्यवाद।